हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आए हैं। दोस्तों आज जो मैं नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं वो मुख्य परीक्षा के लिए आपके होगा कि आप अपने मुख्य परीक्षा में किस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे और किस प्रकार से कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं आप अपने मुख्य परीक्षा में, मीन्स की मेन एग्जामिनेशन में। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं और मैं कुछ मॉडल आंसर भी फ्रेम करके लाया हूं जो कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए होगा। दोस्तों एक फॉर्मेट भी मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको जब आप जाएंगे मेन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तो आपको कौन सा कॉपी दिया जाएगा, किस प्रकार से कॉपी दिया जाएगा, उसका भी मैं फॉर्मेट लेकर के आया हूँ। अभी वो फॉर्मेट मैं दिखाऊँगा और आपको कोई भी फॉर्मेट से बाहर आपको लिखने की आंसर आवश्यकता नहीं होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बिना देर किए उसको शो करने वाला हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये यूपीएससी का है, जो यूपीएससी का हमारा फॉर्मेट होता है वही हमारा पीसीएसजे का भी फॉर्मेट होता है। दोस्तों ये देखिए इसी प्रकार से हमको एक कॉपी मिलेगा, वहाँ पे जो हमको आंसर बैठ के लिखेंगे एग्जामिनेशन में वो सेम ऐसे ही हमको कॉपी मिलेगा। इधर से भी हमको मार्जिन दिया रहेगा और साथ साथ इधर से भी हमको मार्जिन दिया रहेगा। हमको जो कंटेंट अपना लिखना है इसी बीच में ही अपना पूरा कंटेंट लिखना है। और दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे ये भी बात बता दूंगा, जो हम लोगों को सीट मिलेगी वो रूलदार सीट नहीं मिलेगी, मीन्स की लाइन वाला सीट नहीं मिलेगा। हम लोगों को ऐसे ही वाइट सीट एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो मैंने सोचा ये सेट हमारे पास आ गया था, तो मैंने सोचा ये सेट आपको क्यों ना शेयर किया जाए, जिससे कि आप अपना जो भी आप आंसर फ्रेम करने जा रहे हैं तो दोस्तों मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो भी आंसर लिखें वो वाइट सीट पे लिखें। और ये मैं फर्स्ट डे से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आप आंसर को फ्रेम करिए वो वाइट सीट पे ही करिए। जिस कॉपी पे जेरोक्स होता है, फोटोकॉपी कराया जाता है, वही सीट आप लोग ले लीजिए। एक रील आप खरीद लेंगे, उसमें 400-500 पेजेस रहेंगे और 400-500 पेजेस पे आप क्या करिए, इसी तरह आप मार्जिन कर लीजिए। एक इधर से मार्जिन कर लीजिए और एक इधर से मार्जिन कर लीजिए, ठीक। और बीच में जो गैप बचता है उसी मार्जिन में ही आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। दोस्तों ये तो रही गाइडलाइन, जिस तरह से गाइडलाइन जो भी आती है वो गाइडलाइन मैं आपको बताता चल रहा हूँ। साथ साथ दोस्तों मैं आपको सिनॉप्सिस नोट्स भी बताऊँगा हाल ही में, जैसे कि किस प्रकार से आप अपने सिनॉप्सिस नोट्स को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपने सिनॉप्सिस नोट्स को तैयार कर लेंगे तो फिर आप मेन एग्जामिनेशन में जब अपीयर होंगे तो आपका आंसर जो होगा लिखने की स्पीड उसमें बढ़ जाती है। जो सिनॉप्सिस इसीलिए बनाया जाता है कि सिनॉप्सिस, लोग कहते हैं सिनॉप्सिस तैयार करके रखो, और सिनॉप्सिस एक अच्छा माध्यम माना जाता है जिस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के आंसर के लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं काम करने वाला हूं। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये आंसर शीट रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूंगा, अगर एक आपको आंसर शीट मिला जिसमें 40 या 45 पेज या 50 पेज का आंसर शीट रहता है, उसमें से आपको एडिशनल आंसर शीट वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको एडिशनल आंसर शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जैसे हम लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखते हैं तो हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं, जो हमारा मेन कॉपी होता है वो एक कॉपी होता है, प्लस इसमें क्या करते हैं हम लोग एक और कॉपी ले लेते हैं, बी कॉपी ले लेते हैं, प्लस अगर हमको लिखते लिखते और हमको लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो हम दोस्तों यहाँ पे सी कॉपी लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ए मेन कॉपी से जो एक वाला कॉपी होता है उसको थ्रेड से, सी वाले को कॉपी के ए वाले कॉपी से हम लोग थ्रेड से क्या करते हैं, बांध देते हैं। लेकिन ऐसा हमारे मेन एग्जामिनेशन में कुछ नहीं है। हमको एक आंसर शीट मिलेगा और उसी एक आंसर शीट में हमको अपने पूरे कंटेंट को लिखना है। वो वर्ड लिमिट दिया रहता है, वो फुल लेंथ का क्वेश्चन होता है, वो डिटेल क्वेश्चन होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो डिफाइन करने वाला क्वेश्चन होता है। उन सभी क्वेश्चन को हमको उतना ही स्पेस में करना होता है। और ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर आप डायग्रामेट से आप बनाना चाहते हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन आप वहाँ पे करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, आप उस दिए हुए सीट के अंदर में ही अपना डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ये यूपी में अलाउड होता है कि आप अगर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपने आंसर में, अगर आंसर आप फ्रेम कर रहे हैं, अगर उसमें डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना करके भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई रोक नहीं है यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों के लिए मॉडल आंसर लेकर के आए हैं। जिस तरह से मैं डेली आप लोगों के लिए एक मॉडल आंसर लेकर के आ रहा हूँ, उसी तरह से मैं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक दिन में कम से कम 5 मॉडल आंसर लेकर के आऊँगा। हिंदी में आप कहेंगे तो हिंदी में लेकर के आना हूँ, अगर आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन होगी तो वो आंसर इंग्लिश में भी दोस्तों लेकर के आऊँगा। और इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद अभी मैं जस्ट इसके नेक्स्ट जो सेशन लेने वाला हूँ वो सीपीसी का लूँगा और वो मॉडल आंसर होगा, वो इंग्लिश में मैं मॉडल आंसर फ्रेम करूँगा। ये हिंदी वालों की डिमांड थी तो मैं हिंदी में फ्रेम कर रहा हूँ, जो इंग्लिश वालों की डिमांड थी कि इसको इंग्लिश में भी कराया जाए तो उन लोगों के लिए मैं इंग्लिश में भी सीपीसी का लेकर के आया हूँ। दोस्तों अगर
आप देखना चाहते हैं तो वो सेशन भी अटेंड करिएगा, उसको भी देखिएगा, आपको देख करके कुछ हेल्प ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आप बिल्कुल जानते नहीं है या इंग्लिश से आप अनभिज्ञ हैं, इंग्लिश के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। दोस्तों मैं आपके गाइडलाइन के लिए यहाँ पे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ कि अब हमारे इस बार पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऐड कर दिया गया, तो हमें इंग्लिश पे भी लिखना है, एस्से लिखना है, और हिंदी में भी एस्से लिखना है। तो ये आप घबरा नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं, अपने कार्य से भाग नहीं सकते हैं कि नहीं मुझे हिंदी में ही सिर्फ लिखना है। तो भैया जब एस्से आ जाएगा इंग्लिश में लिखने के लिए तो क्या कहेंगे कि मैं एस्से भी हिंदी में लिख दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे इंग्लिश का भी एस्से लिखना होगा, हिंदी का भी एस्से लिखना होगा। तो आप उसको भी, मैं उम्मीद करता हूँ वो सेशन भी आप अटेंड करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो आईपीसी से लिया है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है। कल मैंने जो सेशन लिया था उसमें हमने 107 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन आ रहे थे और 120A से और 120B से, मीन्स की क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का और अबेटमेंट का जो भी हमारा क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने इस फर्स्ट सेशन में डील किया था दोस्तों। ये आज पार्ट सेकंड है और इसमें आज हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जो इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा सेडिशन का क्वेश्चन होगा दोस्तों। इससे काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेडिशन का ही टॉपिक आपको क्लियर करा दिया जाए और मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा कीवर्ड आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना देर के देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेडिशन का मतलब होता है दोस्तों राजद्रोह, और राजद्रोह पे अगर आपको आंसर लिखने के लिए आ सकता है तो ये बहुत आएगा, मैक्सिमम 10 नंबर में आएगा, नहीं तो मिनिमम आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा। ये 20 नंबर में आपको लिखने के लिए आंसर कभी नहीं आएगा। तो अगर 5 नंबर का आता है तो भी आपको जानना पड़ेगा, अगर 10 नंबर का आता है तो इसमें आपको केस लॉ के साथ आपको ये चीज एलिबरेट करना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है, मैंने कैसे आंसर फ्रेम किया। धारा 124 का राजद्रोह का अपराध मूल संहिता में नहीं था। सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी पड़ेगी कि जब हमारा आईपीसी 1860 में ड्राफ्ट किया गया था लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा, तो उस समय ओरिजिनली इसको डाला नहीं गया था हमारे आईपीसी में, मीन्स की जो सेडिशन का पोर्शन था इसको ओरिजिनली नहीं डाला गया था, इसको बाद में डाला गया था। ठीक, इस धारा को सन 1870 में संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये जो सेडिशन है इसको बाद में अमेंडमेंट करके डाला गया था। उदाहरण के लिए अमृत बाजार पत्रिका लिमिटेड कलकत्ता के मामले में राजद्रोह शब्द की व्याख्या की गई थी। मीन्स कि ये जो मामला आया था इसी मामले में इसको डिस्कस किया गया था, किसको? राजद्रोह को। मीन्स कि जो सेडिशन होता था उस समय राजा महाराजाओं का काल चल रहा था, शासन चल रहा था, उसीलिए राजद्रोह इसको नाम दिया था और इसी अमृत पत्रिका के नाम से ही इसको ऐड किया गया था। इस पत्र में भारत किसका है, इसमें यही लिखा गया था जो राजद्रोह किस तरह से फैला था। तो इसमें लिखा गया था, इस पत्र में जो पत्रिका लॉन्च किया गया था, इस पत्र में लिखा गया था कि भारत किसका है तथा गांधी जी की गिरफ्तारी अधिक निर्लज्ज कृत्य है। मीन्स कि ये भी बात लिखा गया था कि जो गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी वो अत्यधिक निर्लज्ज कृत्य है। इसे प्रकाशित किया गया था। सरकार के दृष्टिकोण में इस लेख द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति घृणा और तिरस्कार उत्पन्न होता था। अतः उस समाचार पत्र की सारी प्रतियां धारा 124 क के अधीन जब्त कर ली गई थी। इसलिए जब्त कर ली गई थी क्योंकि इसमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या दिखाया था, हेट्रेड की भावना दिखाई गई थी, इसीलिए इसको क्या किया गया था, यहाँ पे बैन किया गया था। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया, ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा लर्न करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये इस मामले में आया था। उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि अमृत बाजार पत्रिका लिमिटेड कलकत्ता का था और इसमें यह बताया गया था कि गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी किस प्रकार से निर्लज्ज तरीके से हुई थी और ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, अंग्रेजों को उस समय हेट्रेड की भावना को शो कर रही थी। तो इसी चीज़ के बारे में ये था, स्टार्ट इसका ये हो गया। अब दोस्तों हम लोगों ने स्टार्टिंग तो कर लिया अच्छे से, अब हमको क्या करना है, जब कभी भी हम अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो उसमें हम की पॉइंट्स को लिखते हैं। जो हमारा बेयर एक्ट का की पॉइंट होता है वही की पॉइंट लिखते हैं। हमें हमारे एग्जामिनर को, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो कौन होते हैं आप लोगों को पता है? जो यूपी पीसीएसजे में जो हमारे एग्जामिनर बैठते हैं, जो हमारी कापियाँ चेक करते हैं, वो जजेस नहीं चेक करते हैं, वो प्रोफेसर असाइन किए जाते हैं। मीन्स कि प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है और प्रोफेसर हमारे कॉपीज़ को चेक करते हैं। तो प्रोफेसर जब कॉपी चेक करता है तो प्रोफेसर तो हमारे सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का भी कॉपी चेक करते हैं और वही प्रोफेसर क्या करते हैं, वही हमारे मेन एग्जामिनेशन का भी कॉपी चेक करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों वो कंटेंट देखना चाहते हैं, वो बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखना चाहते हैं, वो बुक का लैंग्वेज देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी चीज से अभ्यस्त रहते हैं। जब हमारे कॉपीज को ऑनरेबल जजेस साहब लोग जब चेक करते हैं तो वो लोग केस को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने केस को मेंशन किया है, क्या इन्होंने जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो उसमें सेक्शन में डाला गया था क्या वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को लिखा था कि नहीं लिखा था। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर आप यूपी में बैठे हैं, यूपी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिखना है, इसको भूलना नहीं है। आपको एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखना है और साथ साथ आपको यहाँ पे केस लॉ है तो केस लॉ भी लिखना है। अगर आप
UPPCSJ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो मेन का, इसमें आप 3 से 4 केस लिख सकते हैं। 3-3 केस आप भर भर के लिखिए, आपको नंबर फुल मिलेगा। यहाँ पे नंबर नहीं काटा जाएगा। लेकिन जब यही आप MP के केस में आप मेन एग्जामिनेशन लिखते हैं तो वहाँ पे 1 केस आप लिख रहे हैं और 2 केस लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन UP के लिए आपको पास 3 केस या 4 केस भी आप अगर एक फुल लेंथ के एग्जामिनेशन में, एक फुल लेंथ के क्वेश्चन में लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए 4 केस तक यहाँ पे सफिशियंट होगा। मीन्स कि 3 केस 4 केस आप डाल सकते हैं। ये जितना केस डालेंगे उतना ही आपके आंसर की खूबसूरती होगी और वही आपके आंसर को केस लॉ ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसके एसेंशियल पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए धारा 124 को अर्थात राजद्रोह में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या तत्व है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कार्य या प्रयत्न जो कौन कौन से, जो बोले गए या शब्दों से लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपणों के द्वारा, अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार का शो किया जा रहा है तो माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप सेडिशन कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं। सेकंड बात इसमें क्या है, इसमें सेकंड की पॉइंट क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना क्या माना जाएगा, सेडिशन माना जाएगा। ये कीवर्ड है। फिर लास्ट जो हमारे पास कीवर्ड आ रहा है 3rd नंबर का, अप्रतीत प्रदीप्त करना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करना, ये माना जाएगा सेडिशन माना जाएगा। 124 ये माना जाएगा। चौथा जो हमारा की पॉइंट है वो आजीवन कारावास से जिसके जुर्माने से जिसका जुर्माना जोड़ा जा सकता है या 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। मीन्स कि हमारे पास जो 3 मेन फैक्ट थे वो 3 मेन फैक्ट को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वही हमारा कीवर्ड है, वही हमारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। और जो एग्जामिनर होता है वही बेयर एक्ट का लैंग्वेज यहाँ पे ढूंढता है कि हाँ बच्चे के द्वारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज लिखा गया है कि नहीं। अगर 5 नंबर का आप क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में इतना जो मैंने बताया 1 पेज का, ये आपका सफिशियंट आंसर होता है। अगर यही 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो इसमें आप 2-3 केस लॉ को आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो वो आपका 10 नंबर का आंसर बन जाएगा। अगर सिर्फ 5 नंबर का आता है तो मेन पॉइंट आपका जो था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का पूरा प्रयास किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, UP APO 2015 में पूछा गया, उत्तराखंड जे 2015 में पूछा गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन का वेटेज देखिए और सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। देखिए मैं सीरीज से आपके साथ चल रहा हूँ। पहले मैंने 107 से रिलेटेड क्वेश्चन को डील किया, फिर 120A और 120B से रिलेटेड को मैंने डील किया, फिर 124A से रिलेटेड मैंने आपको डील किया। अब आज जो मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ वो सेक्शन नंबर 149 से रिलेटेड क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सीक्वेंस से चलेंगे और हमें वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन में आएगा, जो हमारे मेन एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हमें फर्जी पढ़ करके यहाँ पे वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जामिनेशन में आ ही नहीं रहा है, तो उसको ऐसी पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। हमें वो पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें सिलेक्शन पाना है। सिलेक्शन पाने के बाद हम पढ़ेंगे, हमारे पास फुर्सत रहेगा, हम जैसे जज बन जाते हैं, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, हम पूरा PhD कर डालें, उसके बाद से हमें कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमें एग्जामिनेशन सेंट्रिक होकर के ही पढ़ना है कि हाँ हमारे एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए, उसी प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करता हूँ, उसमें से देखता हूँ कि कौन कहाँ से किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पोर्शन को मैं यहाँ पे रखने का कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों का कोई सुझाव होता है कि नहीं इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस पोर्शन को भी बता दीजिए, तो मैं आपके के लिए वो पोर्शन भी लेकर के आऊँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आप काम करिएगा वो कमेंट करके आप बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या सेशन कंटिन्यू किया जा सकता है फ्यूचर के लिए कि नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि ये सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको आंसर फ्रेम करने में समस्या आ रही है हमारे बताने के अकॉर्डिंग, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा। मैं उसको मोटिवेशन के तौर पे लूँगा और मैं उसमें अगर अच्छा लगेगा तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर लगेगा कि नहीं ये सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं इस सेशन को भी बंद कर दूँगा। जैसे आप लोग का राय होगा वैसा मैं करूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या विधि विरुद्ध जमाव, जो विधि विरुद्ध जमाव की जैसे ही हम बात कर लिए तो इसमें हमको सबसे पहले मेंबर्स की बात करनी चाहिए कि अच्छा विधि विरुद्ध जमाव में कितने लोगों की ज़रूरत होती है, क्या 2 लोगों की ज़रूरत होती है, क्या 5 लोगों की ज़रूरत होती है, क्या 10 लोगों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हमको जैसे विधि विरुद्ध जमाव आ जाता तो हमें याद करके रखना है ना कि हाँ इसमें नंबर ऑफ
मेंबर्स की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य, अब देखिए सामान्य उद्देश्य कहाँ पे डिफाइन किया गया है। आपके जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन पे आप 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप 2 मिनट ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो आपका जो 10 मिनट आपका आंसर पे जाने वाला है वो बहुत ही सही तरीके से आपके आंसर पे 10 मिनट बीतने वाला है, क्योंकि वो 10 मिनट में आप अपने आंसर को पूरे डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। उस 2 मिनट में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी 2 मिनट में आप एनालिसिस कर लेंगे और सारी बातें अपने दिमाग से फ्रेम करके किस लैंग्वेज में, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जिस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप सूटेबल है उस लैंग्वेज में आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए सामान्य उद्देश्य की बात आ गई तो सेक्शन नंबर 149 आपके दिमाग में यहाँ पे घूमना चाहिए। का अग्रसर करने में किए गए अपराधों का दोषी होगा। अब किस प्रकार का दोषी होगा, उसी दोषी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए उत्तर मैंने किस प्रकार से इसका फ्रेम किया। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य मीन्स की कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर किए गए अपराध का दोषी होगा, जो कि धारा 149 में ये बातें बता दी गई। तो ये नॉर्मल चीज़ें थी जो नॉर्मल तरीके से आपने यहाँ पे बता दिया कि हाँ ये कहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया हो गया हो। मीन्स कि ये कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया हो। अब इसका की पॉइंट ये देख लीजिए, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में देखिए ये इस तरह से आप इसको कॉमन लगाते जाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, जो की पॉइंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन में जो की पॉइंट होता है, जो हमारे बेयर एक्ट में की पॉइंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो की पॉइंट बच्चे ने अपने एग्जामिनेशन में, अपने आंसर शीट में मेंशन किया है। भाई ऐसे सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर कहाँ तक पढ़ेगा। आप उसके नीचे या तो सिंपल सा अंडरलाइन लगा दीजिए या फिर आप उसको कॉमा में कर दीजिए, जैसे कि उसका दिमाग, उसका ध्यान जाए। ध्यान जाने का मतलब क्या है, जब एग्जामिनर का वहाँ पे ध्यान पहुँचेगा तो उसी को ये मार्क करेगा, और जैसे ही मार्क करेगा आपको नंबर वो यहाँ पे असाइन करेगा। तो देखिए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में इस प्रकार विरचित किया जाना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, देखिए फिर से यहाँ पे सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के संतुलन में लगे होने चाहिए। मीन्स कि उसी के संतुलन में काम किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 34 में, जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और यहीं पे साथ में बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 149 में, तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। जब हम कॉमन इंटेंशन की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे होता है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे जो हमारा की वर्ड होता है इंग्लिश में इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होता है, लेकिन जब हम वहीं पे सेकेंड बात करते हैं 149 में, तो यहाँ पे इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे प्रोजिक्यूशन बात करता है और यहाँ पे इंटेंशन की बात करता है। तो दोस्तों इन दोनों में सिमिलरिटीज होती है, और इन दोनों का सिमिलर करके आपको कभी कभी डिफरेंशिएट करने के लिए भी पूछ सकता है कि सेक्शन नंबर 34 में और सेक्शन नंबर 149 में क्या डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 149 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बात करता है, यहाँ पे इन द प्रोजिक्यूशन की बात कर रहा है कि किस प्रकार से आप उसको प्रोजिक्यूट करेंगे। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दे दिया है, जो आपका कीवर्ड होता है इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, ये किस किस आवश्यक तत्वों पे डिपेंड होता है, कौन जो हमारा सेक्शन नंबर 149 होता है वो किस आवश्यक तत्वों पे डिपेंड होता है। आवश्यक तत्व दोस्तों मैं एक चीज़ को इतनी बार इसलिए बताता हूं कि अगर आप जब आंसर फ्रेम करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कही हुई बातें आपके माइंड में स्ट्राइक करे, और वो जैसे ही स्ट्राइक करेगा आप अच्छा करके आएंगे, आप अच्छा करके ही आएंगे। आपको उसमें झुकना नहीं है। जो आएगा एग्जामिनेशन में, जो समझ में आएगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट तक आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 मिनट तक आप पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन के बारे में सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन किस रेंज में फॉल कर रहा है, किस चैप्टर से आया है क्वेश्चन, किस सेक्शन से आया है। अगर उसका सेक्शन पता है, अगर उसका रेंज पता है, तो आप क्वेश्चन में से कोशिश करिएगा कि तुरंत कीवर्ड याद आ जाए, और जैसे ही कीवर्ड याद आ जाएगा वैसे समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन मिनटों में वो सॉल्व होने वाला है। बस अब आपको लिखने की आवश्यकता है, बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बता रहा हूं। अब देखिए इसके आवश्यक तत्व क्या है। इस धारा के निम्नलिखित अव्यय हैं। पहला, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा अपराध किया जाना चाहिए। पहली बात आपको लिख दिया। दूसरी बात, ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। तीसरी बात, जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य मीन्स की संभाव्य जानता हो कि ये किस प्रकार के लिए, ये किस लिए जमाव को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। यह धारा सामूहिक दायित्व के महत्व का सिद्धांत है। इस धारा के बारे में यह कहा जा सकता है सुसंगत या संयुक्त तथा प्रतिनिधिक या आणविक आपराधिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो ये सारी बातें वहाँ पे लिखी आपको मिलेंगी। इसी सभी बातों को आपको एग्जामिनेशन में अपने लैंग्वेज में लिखना है। अगर मेरा लैंग्वेज समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप हमारे लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा।
अगर हमारा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए ना, बस कीवर्ड को आप पकड़े रहिए, कीवर्ड को पकड़े रहिए और आप अपना आंसर फ्रेम करते जाइए। एक नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आपने कीवर्ड के साथ अपने आंसर को फ्रेम किया है तो। इस धारा का प्रथम भाग विधि विरुद्ध जमाव हर सदस्य को उस अपराध के लिए दोष सिद्ध करता है जो किसी सदस्य ने उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया। क्या इसमें बहुत बड़ी तोप चीज़ छोड़े नहीं है, वही चीज़ को आप बार बार घुमा घुमा के लिख रहे हैं। आप अपने कीवर्ड को ही क्या कर रहे हैं, सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में ये सारी बातें लिख रहे हैं कि इस प्रकार से किया जाना चाहिए, मीन्स कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करके किया जाना चाहिए। तो सारी बातें वही है जो आप लोगों ने कीवर्ड में ही मेंशन किया है। देखिए, धारा की द्वितीय भाग उस जमाव के हर सदस्य उस अपराध को कारित किए जाने के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा जिसके उस उद्देश्य को अग्रसर करने में किए जाने की संभाव्यता उस जमाव का सदस्य जानते थे। तो ये बातें आपने सारी बातें बता दिया जो कि सेक्शन नंबर 149 से रिलेटेड था। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो महत्वपूर्ण वाद आते हैं उस महत्वपूर्ण वाद से भी हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, शुरू में ही बता दिया था कि आपके पास एक सीट मिलेगा, उसी सीट में उसी जो हमारा जगह दिया रहेगा उसी जगह में हमको पूरे आंसर को फ्रेम करना है। और यूपीपीसीएसजे का जब हम एग्जामिनेशन यूपीपीसीएसजे के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे हमें केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा केस लॉ ही क्या करता है, हमारे आंसर को सपोर्ट करता है। और जो जजेस होते हैं या फिर जो हमारे पीएसयूज़ के जो नियुक्त किए हुए प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी चीज़ पे वो बेस्ड रहते हैं कि हाँ, बच्चे ने आंसर तो लिख दिया, कीवर्ड भी लिख दिया, क्या इसके सपोर्ट में उसने केस लॉ लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर केस लॉ लिखा है तो उनको नंबर देने के लिए क्या है, वो छूट है, वो जितना आपका नंबर, जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया उतना मार्क्स भी वो दे सकते हैं। अगर केस लॉ आपने नहीं लिखा है तो वो आसानी से नंबर आपका डिडक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। आप फिर से ये नहीं कर सकते कि सर मैंने जो कीवर्ड था मैंने कीवर्ड मेंशन किया था बट फिर भी आपने मेरा नंबर काट लिया। वो कहेंगे कि आपने केस ही नहीं मेंशन किया था तो मैं नंबर ना काटूं, क्यों ना काटूं, वो उनका अधिकार है, उनका राइट है, वो काटने के लिए तो बैठे हैं। हम कॉपी किस लिए चेक करा रहे हैं कि वो हमारा नंबर काटें, लेकिन हमको ये मेहनत करना है कि हमारा वो नंबर किस तरह से न काटे, उसी के लिए हमें केस लॉ इसके सपोर्ट में लिखना है। मूसा खां बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि कथित व्यक्ति अपराध में केवल विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य ही नहीं था बल्कि सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर उनमें जमाव के सामान्य उद्देश्य में हिस्सा भी लिया था। तो ये मूसा खां बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, केसी मैथ्यू जी का केस आ जाता है। के बाद में आधी रात को लोग गड़ासे और हथियार के साथ हथियार को लेकर के पुलिस के पहरे के अधीन खड़े हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए एकत्रित हुए। यह निर्णय लिया गया कि लोगों को हत्या किए जाने का ज्ञान रहा होगा, अतः हत्या तथा बलवा के लिए दोषी ठहराया गया। तो ये केसी मैथ्यू जी का केस है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे केस लेते हैं सीताराम पांडे बनाम बिहार राज्य के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि विधि विरुद्ध जमाव में हिस्सेदारी के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह उपस्थित रहे तथा उद्देश्य में भागीदारी करते हुए अपने आप को कोई विवर्त कार्य में संलग्न पाए। तो ये इसका जो हो गया, आपने केस डाल दिया। अब इसके बाद से जैसे ही आपने इसके सपोर्ट में केस डाल दिया, अब ये भी तो बताएंगे कि सेक्शन नंबर 149 में कितने सदस्य शामिल थे, कितने सदस्य शामिल होते हैं, 5 या अधिक व्यक्ति। धारा 149 को लागू या प्रवर्तन के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 5 भागीदारों की संख्या सिद्ध होनी आवश्यक है। 5 व्यक्तियों की उपस्थिति सिद्ध होने मात्र से ही उनमें से कहीं की पहचान संदिग्ध हो, मीन्स कि किसी की जो पहचान हो वो संदिग्ध हो। ऐसी परिस्थिति में 5 से कम व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया जा सकता है, जबकि सिद्ध हो जाए कि अपराध विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा या उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर में किया गया है तो मुख्य अपराधी भले ही उस अपराध के लिए दोषी हुए हो या नहीं, अन्य सदस्यों को दोष सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार से आप अपने आंसर को लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है लेकिन यह प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है कि अन्य सदस्य का सामान्य उद्देश्य था। तो दोस्तों ये जो रहा आपका 10 नंबर का एक आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट में उसमें कितने सदस्य होने चाहिए, क्या सदस्य होने चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे खूबसूरती से देखा कि किस प्रकार से इलिब्रेट किया गया है, आंसर को किस तरह से सजाने का कोशिश किया गया है। टाइम तो लगा है आंसर को फ्रेम करने में, मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अभी
अभी आप 10 दिन दीजिए आंसर लिखने में, 20 दिन आंसर लिखने में दीजिए। उसके बाद से मैं आपके लिए सिनॉप्सिस नोट्स भी बना करके लाऊंगा कि किस तरह से आप अपना सिनॉप्सिस नोट्स बनाएंगे। और जब सिनॉप्सिस नोट्स आप बनाना सीख जाएंगे तो मान के चलिए आपका आधा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास सिनॉप्सिस नोट्स रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये मैटर पे हमको बात लिखना, तो वो मैटर आप आसानी से लिख सकते हैं और यहाँ पे नंबर आप गेन कर सकते हैं, आपका नंबर यहाँ पे लूज नहीं होगा। तो दोस्तों मेन आंसर लिखने का यही तरीका होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। मैं आपके लिए अभी सिनॉप्सिस नोट्स इसलिए नहीं लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि आप अपना आंसर लिखने में कतराने लगेंगे। जब ये 10-15 दिन ये सेशन चल जाए, जब आप भी आंसर लिखने के लिए हैबिचुअल हो जाए, उसके बाद से जब मैं आपको सिनॉप्सिस नोट्स दूंगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा, तब आप आसानी से और अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विधि विरुद्ध जमाव तथा बलवे में अंतर को बताइए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, किस प्रकार का अंतर होता है। तो ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में प्रावधानित किया गया। तो यहाँ से ये टॉपिक भी आप क्लियर करते जाते हैं कि हाँ, ये धारा नंबर 141 में दिया गया। जबकि बलवा की हम बात करते हैं, बलवा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में परिभाषित किया गया। तो ये दोनों का डिफरेंशिएट, आपको पहला डिफरेंशिएट पता चल गया। फिर यहाँ पे हम सेकेंड डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सेकंड में, विधि विरुद्ध जमाव में अपराध के गठित होने के लिए जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में बलवा या हिंसा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। यह अपराध उस समय घटित हो जाता है जबकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने का सामान्य उद्देश्य रखते हैं, तब यह घटित होता है। अब बलवे की हम बात करते हैं। बलवे का अपराध 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के किसी आपराधिक कार्य को करने में सामान्य उद्देश्य के रखते हुए सामान्य सम्मिलित होने से ही गठित होता है, तब कि उस सम्मेलन, जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बलवा या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया जाए तो इसको बलवा माना जाएगा और इसको क्या माना जाएगा, इसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हीं सभी से डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन बिटवीन का क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन, तो आपको 4 पॉइंट लिखना होता है। 4 पॉइंट में आप डिफरेंशिएट करके बताएंगे। 4 पॉइंट एक साइड में लिखेंगे, 4 पॉइंट एक साइड में लिखेंगे। विधि विरुद्ध जमाव का अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर है। विधि विरुद्ध जमाव के अपराध में दिया जाने वाला दंड अपेक्षाकृत कम है। फिर बलवा का अपराध अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है, इसलिए दंड की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। फिर जो 4th पॉइंट हमारा होता है, घातक आयुधों मीन्स की हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना धारा 144 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है और घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना धारा 148 में दंडनीय है। अब इसका जो पनिशमेंट दिया गया है 144 में दिया गया है, इसका पनिशमेंट 148 में दिया गया। तो दोस्तों इसी खूबसूरती के साथ आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमसे डायरेक्ट 1-to-1 क्वेरी करना है, किसी मुद्दे पे बात करना है, तो आप यहाँ पे हमारे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर एप्रोप्रिएट टाइम रहा तो मैं आपको उस मुद्दे पे, चाहे उस चीज़ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको कन्वे करूँ। आपको अगर कोई सजेशन देना हो तो भी आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। दंगा तथा बलवा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अभी ये जो टॉपिक है इस पे इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इसी टाइप का आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। जहाँ से जिस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, जहाँ पे लॉन्ग बनता है लॉन्ग लेकर के आऊँगा, जहाँ पे बहुत लॉन्ग की आवश्यकता होती है वहाँ पे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लेके ले आऊँगा, जो फुल लेंथ का क्वेश्चन होता है। जैसा जो डिमांड होता है एग्जामिनेशन का वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए और दोस्तों तक अपने इसको शेयर करिए जो मेन एग्जामिनेशन में देने जा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी जगह पे ये भी चल रहा है कि क्या मैं मेन एग्जामिनेशन दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, क्या मैं मेरिट में हूँ कि नहीं हूँ। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आप मेरिट में हैं चाहे न हैं, वो तो अभी 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी आयोग के द्वारा अभी कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। अगर आप हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। नहीं है तो इसलिए अच्छी बात है कि आपको और सीखने का मौका मिल रहा है। क्या ये मेन का आंसर सिर्फ आप इसी बार के लिए एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं? क्या नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो प्रिपरेशन रहेगी तो कभी ना कभी तो हम देंगे। इस बार का ना सही, अगले बार का सही, यूपी का ना सही, एमपी का सही, एमपी का ना सही, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, गुजरात का,
बिहार का, हर जगह का तो हमारे लिए अभी वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाली है। तो हम क्यों ना मेन एग्जामिनेशन के लिए फोकस्ड रहें, हम क्यों इसमें अपना समय बर्बाद करें कि नहीं मैं कट ऑफ में नहीं हूँ, मैं 1 नंबर से छट गया, मैं 2 नंबर से छट गया। अरे ठीक है, हमारी किस्मत में रहा तो मैं मेन एग्जामिनेशन दूंगा, नहीं रहा तो मेरा प्रिपरेशन रहेगा, प्रिपरेशन तो मैं उससे मेरा कोई नहीं छीन सकता। तो वही चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहिए। आप बार बार विभिन्न जगहों पे आप देख रहे हैं कि आपके कट ऑफ के एनालिसिस किया जा रहा है, कोई कह रहा है 280 कट ऑफ आ रहा है, कोई कह रहा है 270 आ रहा है, कोई कह रहा है 300 आ रहा है। तो कैसे आप मान सकते हैं 280? ये एग्जिट पोल थोड़े नहीं है, चुनाव थोड़े नहीं हुआ है कि एग्जिट पोल वाले सब न्यूज़ चैनल वाले अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको इसमें नहीं फॉल करना है। आप जहाँ पे हैं, जितना आपका मार्क्स आया है, आपका आया है, अच्छा आया है, जो भी आपने किया है पॉजिटिवली अपने आप को मोटिवेट करिए और मेन के लिए लग जाइए। क्या अगर आपका 280 आया है, अगर मान लीजिए 285 यहाँ पे आ जा रहा है, चाहे 270 आ जा रहा है, 280 आपने किया है, आप इस तरह से 10 दिन आपका बर्बाद हो गया, तो आप प्री क्वालिफाई करके भी आप मेन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने आंसर लिखना सीखा ही नहीं। तो देखिए, आप सोचिए, समझिए, उसको कैपेसिटी को अपने बढ़ाइए और लग जाइए प्रिपरेशन में। जब हमारा प्रिपरेशन रहेगा तो हमारी जीत भी जो होगी बहुत शानदार होने वाली है। अब दंगा, एफरे में और राइटिंग में, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके हम देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दंगा की हम बात करते हैं। दंगा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में उपबंधित किया है, जबकि बलवा की हम बात करते हैं। बलवा की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में उपलब्ध किया गया है। सेकंड देखिए, दंगा में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। व्यक्तियों से ही दंगा होता है, कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम 2 व्यक्तियों की होना आवश्यकता है। बलवा में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से आप डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ से आप नंबर गेन करके जाएंगे और यहाँ से नंबर आपको फुल मिलता है। इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन पे हमको नंबर नहीं कटने देना हमें। हाँ, जो हमारा फुल लेंथ क्वेश्चन आ रहा है, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से 2-4 नंबर कट जाए वो समझ में आ रहा है, 2 नंबर 3 नंबर वहाँ से कट जाए समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से अगर 2-2 नंबर कटने लगे तो हमारे लिए दिक्कत का घर बन जाएगा, क्योंकि यहां से हमें नंबर नहीं कटने देना है। अब हम बात करते हैं, दंगा में अपराध गठित करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव आवश्यक नहीं है, लेकिन बलवा के अपराध हेतु विधि विरुद्ध जमाव गठन आवश्यक है। दंगा एक सार्वजनिक स्थान में किया जा सकता है, बलवा किसी भी स्थान में हो सकता है, अर्थात सार्वजनिक और निजी दोनों स्थान में बलवा किया जा सकता है। बात करते हैं, दंगा करने के अपराध का दोषी व्यक्ति 1 माह तक के कारावास से जो 100 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं बलवा करने वाला अपराध का दोषी व्यक्ति 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जब इस प्रकार का आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें लास्ट में उसके पनिशमेंट को जरूर आपको लिखना पड़ेगा। पनिशमेंट लिख देने से उसको लगेगा एग्जामिनर को कि नहीं, बच्चे ने इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और साथ साथ इसके पनिशमेंट के बारे में पढ़ा, इसीलिए वो दोनों में अंतर आपसे पूछना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो भी आंसर आपके लिए फ्रेम करके लाया था वो आंसर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। साथ साथ में मैंने फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से आपको आंसर शीट वहाँ पे मिलेगा और उसी आंसर शीट के बीच में ही आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगा। और जो कट ऑफ की बात हो रही है कि कट ऑफ में मैं हूँ कि नहीं हूँ, कट ऑफ कितना आएगा, कितना हाई होगा, कितना लो होगा, तो बस आप 8 से 10 दिन रुक जाइए, आपका ऑफिशियल कट ऑफ आने वाला। जैसे ही आपका ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगा तो आप मेरिट में ही रहेंगे। मेरी गुड विशेष हैं, आप लोग मेरिट में ही रहेंगे और आप लोग मेन एग्जामिनेशन जरूर फाइट करेंगे और मेन एग्जामिनेशन में भी आप लोग सफल होकर आएंगे। दोस्तों, बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आंसर लिखें तो वाइट शीट पे ही लिखें। और दूसरी बात कि आपको अगर कोई भी सुझाव देना हो या आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।